नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 56वीं कड़ी में हम वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में जानेंगे। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। राष्ट्राचे चैतन्य मूर्ततु नीति संपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची। पर्वशतेच्या नभात तुची आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती चांदनी चमचम लखलकशी। वीर सावरकर भारत के एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। उन्हें प्रायः स्वातंत्र्य वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा था। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सावरकर जी एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को भगूर ग्राम, जिला नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश, इन्हें बाबाराव कहा जाता था, और नारायण तथा बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी उनकी माँ चल बसी और इसके 7 वर्ष बाद पिताजी भी चल बसे। इसके बाद इनके बड़े भाई बाबाराव सावरकर जी ने परिवार का पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाइयों की इस बड़ी घड़ी में बाबाराव के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक 1901 में नासिक में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे, अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबाराव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया था। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला भी जाग उठी थी। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इस वजह से वे लंदन पढ़ने जा सके। इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कोलकाता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। सावरकर जी ने लंदन में ग्रेस इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ किया था। उस समय इंडिया हाउस
राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर जी ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी। इस अवसर पर विनायक सावरकर जी ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया था। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस तक पहुंचाई गई। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल जी से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। सावरकर जी ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1 जुलाई 1909 में सावरकर जी के मित्र और अनुयायी मदनलाल धिंगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन वायली की हत्या कर दी। धिंगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। सावरकर जी ने धिंगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया था। सावरकर जी ने धिंगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया था। सावरकर जी की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या में प्रयोग हुआ था। जैक्सन की हत्या का भी आरोप उन पर लगाया गया, जिसके कारण उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया और आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर जी को इस खबर का पता चला तो सावरकर जी ने अपने मित्र को जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना पत्र में लिखी। 8 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामक जहाज से उन्हें भारत ले जाया जा रहा था। फ्रांस की सीमा में जब जहाज रुका तो सावरकर जी खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में छलांग लगाकर तैरते हुए वहां से भाग गए, लेकिन उनके मित्र को आने में देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी से फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध भी किया था। भारत पहुंचने पर उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 बार आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। उन्हें काले पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। उनके अनुसार सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही उन्हें यहाँ को कोलू में बैल की तरह जूत कर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे
व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। सावरकर जी 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जी के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर है भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल से संभव नहीं था। सावरकर जी का व्यक्तित्व एक कड़ी में हम बता नहीं सकते, इसलिए अगली कड़ी में हम उनके बारे में और जानेंगे। जय हिंद।